बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन की जो नई लेक्चर सीरीज़ है फिजिक्स की, उसके एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर है। इससे पहले हम पढ़ चुके हुए हैं फोर्स, जो उसकी फोर्स की वजह से जो मोशन प्रोड्यूस होती है, मोशन से रिलेटेड तमाम जो एस्पेक्ट उसकी टर्मिनोलॉजीज, उनके जो लॉज हैं, हमने उनको पढ़ा। फिर उस मोशन की जो कॉज बनती है, उस कॉज, फोर्स और मोमेंटम और उन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी फोर्स की वजह से जो उसका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो उसका जो रोटेशन में जो उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो हमने काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ा था, उसके अंदर जो तमाम हमने मोशंस पढ़ी थी वो लीनियर मोशंस पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन मोशंस पढ़ी थी। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जब फोर्स अप्लाई होती है और उस फोर्स के नतीजे में कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करना शुरू कर देता है, टर्न करना शुरू कर देता है, तो उसको हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, उसके साथ कौन सी टर्म्स एसोसिएट हैं, उनको कौन से लॉज गवर्न करते हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी हम जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे फोर्स डायग्राम की। इससे पीछे हमने देखा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ये बताने के लिए कि उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस इंप्लीमेंट होती हैं, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह एरोज बना के इंडिकेट करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल जैसे ये बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो उसका हमने एरो नीचे की तरफ बनाया, नॉर्मल फोर्स है उसकी अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अभी अगर हम इस इमेज को ये कॉम्प्लिकेटेड और एक्सप्लेन करने में या स्पेस घेरने के लिहाज से एक ज्यादा बड़ी इमेज बन जाती है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फोर्स डायग्राम में। उसको हम कैसे करेंगे कि हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनको एरोज और डॉट की सूरत में दिखा देते हैं। तो ये सिंपल दो एरोज हमें इस बात के बारे में बता रहे हैं कि इसमें एक फोर्स जो वेट की है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और एक फोर्स जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो इस पूरी इमेज को हम इन सिर्फ दो एरोज की मदद से दिखा सकते हैं। इस तरह की जो हमारे पास इमेज होती है, डायग्राम होती है, हम उसको फोर्स डायग्राम कहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे बुक के ऊपर वेट की फोर्स है, तो हम उसको सिर्फ एक एरो की मदद से जो वो इंडिकेट करते हैं, इसको हम फोर्स डायग्राम्स कहते हैं, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, लिखने में आसान है और कम जगह घेरती हैं, तो ज्यादा जो चीजें इसके साथ एक्सप्लेन की जाती हैं। तो इसके बाद फर्दर जो हम बातें करेंगे हम फोर्स डायग्राम की मदद से ही करेंगे। ओके जी, मूव करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरेलल फोर्सेस की। तो पैरेलल फोर्सेस असल में ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के बराबर चल रही हो, उनकी फोर्स, उनकी डायरेक्शन सेम हो या ना हो, बट वो उनकी जो सिमत है या वो उनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ साथ, जिस तरह के अभी आप देख सकते हैं F1 और F2 एक दूसरे के बराबर चल रही हैं, इस तरह की फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। अब पैरेलल फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं? ऐसी पैरेलल फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जो एक ही डायरेक्शन में लग रही हो, इस तरह की फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी ऑपोजिट जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये जो फोर्सेस F1 और F2 लग रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल तो हैं बट इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं हम उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं फोर्सेस के एडिशन की। अगर आपको याद हो, हमने सेकंड चैप्टर में बात की थी जब हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में पढ़ा था कि स्केलर्स को हम आसान तरीकों से ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होती हैं, हम उनको सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तब चूंकि वेक्टर्स के साथ उनकी डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है, तो उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स चाहिए, क्योंकि उनकी डायरेक्शंस को आम तरीकों से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम बात करेंगे, देखेंगे किस तरह आप जो फोर्सेस हैं, जो वेक्टर फोर्सेस होती हैं, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो एज इट इज जैसे ऐड होती हैं नॉर्मल तरीके से, प्लस माइनस हम उसको उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बट उनकी डायरेक्शन के हवाले से अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं
पैरेलल या पैरेलल फोर्सेस के बारे में कि अगर हमारे पास पैरेलल फोर्सेस होती है, अभी हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन्स की, तो एज यू कैन सी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम सिंपल उनकी मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे और डायरेक्शन जो उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो एड अप हो चुकी है, दैट इज 10 न्यूटन। इस तरह अगर दो ऑपोजिट साइड पे फोर्सेज है तो ये 5 न्यूटन होगी, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से -5 न्यूटन होगी, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 0 न्यूटन बन जाएगी। अगर इसी तरह सेम डायरेक्शन की दो फोर्सेस 5 और 10 न्यूटन है, ये ऐड अप होकर 15 न्यूटन हो जाएंगी। दो ऑपोजिट डायरेक्शन की फोर्सेज है -10 और 5 की, ये 5 न्यूटन माइनस में हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास बाकी जो फोर्सेज हैं उनको हम सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं और इनकी लेंथ में जो इंक्रीज आएगा वो इस चीज़ को इंडिकेट करेंगी कि ये दो फोर्सेस का जो सम है, दो फोर्सेस की एडिशन है। अब ये तो सिंपल केसेस जहां पर फोर्सेस जो है वो पैरेलल है, बट क्या हो अगर इन फोर्सेस में कोई एंगल बन जाए, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स एफ ए एंगल थीटा ए बना रही है, दूसरी फोर्स एफ बी है एंगल थीटा बी बना रही है। तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, जब जो फोर्सेस हैं वो एक पर्टिकुलर एंगल बना रही होती हैं किसी सरफेस के साथ, तो इसके लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये वो रूल है जिसकी मदद से हम दो फोर्सेस जो एक स्पेसिफिक एंगल बना रही हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम सिंपली जो हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे वाली जो फोर्सेस थी ये एफ ए है, ये हमारे पास एफ ए फोर्स है जो एंगल थीटा ए बना रही है, बिल्कुल इसके हेड के साथ हम जो दूसरी फोर्स है उसकी टेल ज्वाइन करेंगे। पिछले चैप्टर्स को अगर आप याद करें तो जिस साइड पे एरो हेड होता है हम वेक्टर की उस साइड को हेड कहते हैं और दूसरी साइड को टेल कहते हैं। तो जब हम पहला वेक्टर प्लेस करते हैं तो उसके हेड के साथ हम दूसरा वेक्टर इस तरह से प्लेस करेंगे कि उसकी टेल उसके हेड के साथ मैच हो। तो आप देख सकते हैं एंगल्स वही हैं जिस एंगल्स पर जो उनके ओरिजिनल एंगल्स हैं उसी एंगल्स पर हमने उनको प्लेस किया है। तो इस तरह जब ये दोनों वेक्टर्स प्लेस हो जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम पहले वाले की टेल से स्टार्ट करते हैं और लास्ट वाले हेड तक उसके रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं और ये तो अब होगी डायरेक्शन की एडिशन, इसकी डायरेक्शन जो वो ऐड होगी है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ये वाला वेक्टर होगा, ये उसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एक सिंपल स्केल लेंगे, इसकी लेंथ को मेजर कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज जो हम सबसे पहले इसमें करते हैं, हम स्केल डिफाइन करते हैं। स्केल कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं हम उस स्केल को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो फोर्सेस थी, दो फोर्सेस, टू पीपल ए एंड बी आर पुलिंग अ ट्रैश कार्ट विद टू रोप्स। दो लोग हैं इस एक ट्रैश कार्ट को खींच रहे हैं, एक 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और एक 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और जो पर्सन ए है उसकी जो फोर्स है वो एंगल 50 बना रही है और पर्सन बी की जो फोर्स है वो उसी की ही डायरेक्शन में है, एंगल जो है वो 0 बना रही है। वो कह रहा है जी इनका रिजल्टेंट जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्केल को डिफाइन करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये दो फोर्सेस थी हमारे पास, एक 20 न्यूटन की और एक 15 न्यूटन की। तो अब हम न्यूटन्स को कन्वर्ट करेंगे लेंथ के ऊपर, क्योंकि हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर फोर्स तो ऐसे दबाकर नहीं दिखाई जा सकती, तो हम उसको लेंथ में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह, हम एक स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं जी 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि हर 5 न्यूटन किसके बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के। तो इस हिसाब से जो पहले पर्सन की फोर्स है 20 न्यूटन वो कितने सेंटीमीटर बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और उसका एंगल कितना है 50। इससे दूसरे जो पर्सन है उसकी फोर्स कितनी थी 15 न्यूटन, उसकी लेंथ हमारे स्केल के हिसाब से बन जाएगी 3 सेंटीमीटर और एंगल उसका है जी 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। उसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, 4 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे, मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है। इस तरह दूसरा जो वेक्टर है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी, मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। और फिर उसके बाद रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम फर्स्ट की टेल से स्टार्ट लेंगे और लास्ट के हेड तक उसको ड्रॉ करेंगे, हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट। ये इसकी डायरेक्शन आ गई और प्रोट्रैक्टर की मदद से हम इसका एंगल यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। और
एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोट्रैक्टर की मदद से। और इसकी जो लेंथ है वो हम स्केल रखेंगे, एक पैमाना रख के इसकी फाइंड आउट करेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाती है 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ आ जाती है हमारे पास। 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाती है, तो हम उसको 10 सेंटीमीटर को अपने स्केल के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। हमारा स्केल क्या था? 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के, तो 10 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 50 न्यूटन फोर्स के इक्वल आ जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 50 न्यूटन, और ये रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगी। एक तो ये है सिंपल मेथड जिसकी मदद से हम प्रोट्रैक्टर या स्केल को इस्तेमाल करते हुए इस ड्राइंग से, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, इस ड्राइंग से हम रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो निकाल सकेंगे। अब दूसरा जो तरीका है वो एनालिटिकल तरीका है। अब एनालिटिकल तरीका जो है वो ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि पीछे वाला जो हमने तरीका देखा वो ड्राइंग की मदद से हम स्केल और प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। बट अब जो दूसरा तरीका, ये एनालिटिकल मेथड है, इसके अंदर हम फार्मूलाज की मदद से एक फोर्स और उसके कंपोनेंट्स और रिजल्टेंट फोर्स है उसको ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी ड्राइंग की या किसी जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है, स्केल, प्रोट्रैक्टर वगैरह, उनकी जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ फार्मूलाज की मदद से उसको एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उसमें मेथड के अंदर चूंकि स्केल और प्रोट्रैक्टर इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। बट यहाँ पे चूंकि फॉर्मुलेशन है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा प्रिसाइज होता है ग्राफिकल मेथड की निस्बत से, और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें कोई ड्राइंग इन्वॉल्व नहीं है। हम सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की मदद से एक्यूरेट और प्रिसाइज कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। अब एनालिटिकल मेथड क्या है? उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है और कंपोनेंट से फोर्स कैसे बनाई जा सकती है। उसके लिए ये आप डायग्राम यहां पर देख सकते हैं। फर्ज करें कि आपको ये एक फोर्स जो है वो ये पॉइंट P जो है उसकी एक फोर्स आपको दी गई है, इसको आपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। उसका तरीकाकार ये है कि आप पॉइंट P से, जहां पर ये फोर्स और ये यहां से एक जो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पर भी, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पर भी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो x एक्सिस वाला जो कंपोनेंट बन जाएगा ये हमारे पास कहलाएगा fx, और ये जो y एक्सिस वाला कंपोनेंट है ये हमारे पास कहलाएगा fy। यानी ये fx कंपोनेंट जो x एक्सिस की डायरेक्शन में है और ये y एक्सिस की जो डायरेक्शन में है ये fy कहलाएगा। अब वैसे तो हम इस फोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स बना सकते हैं, बट ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान एंगल कौन सा बन रहा है? 90 का। तो इसलिए हम इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ये इस तरह के कंपोनेंट, किसी फोर्स के वो दो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो, हम उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। और मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, F इज इक्वल टू fx प्लस fy। अब अगर आप गौर करें तो यहां पर हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन चुकी है। ये हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल बन चुकी हुई है। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल के अंदर से ही हम fx और fy जो कंपोनेंट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पहले भी पढ़ी होंगी कि इस ट्रायंगल को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है, ये वाली OQP ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को यूज करते हुए अब हमने यहां पर इस एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लिए fx और fy। अब हम देखेंगे इन fx और fy की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये किसके इक्वल होते हैं। ओके जी, इधर देखिए। अब उस ट्रायंगल को भी माइंड में रखिए। मैं आपकी आसानी के लिए उसको यहां पर दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स थी F, और ये हमारे पास कंपोनेंट था Fx, और ये हमारे पास कंपोनेंट था Fy। ओके जी, अब हम ये हमारे पास ट्रायंगल थी OQ और P। अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। अब यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है? OQ, ये हमारे पास बेस आ गई, और हाइपोटेनस क्या है? OP।
P। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, ओ क्यू किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो ओ क्यू की जगह पे हमने एफ एक्स लिख दिया, और ओ पी किसके बराबर है, एफ के इक्वल। तो यहाँ से एफ को हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ cos थीटा। इस तरह दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा, वो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के। यहाँ में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, क्यू पी, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ओ पी। तो अब क्यू पी किसके बराबर है, एफ वाई के, और ओ पी किसके बराबर है, एफ के। यहां से हम एफ को इस तरफ ले आए तो हमारे पास जो एफ वाई कंपोनेंट बन जाएगा वो बन जाएगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जो एफ फोर्स को रिजॉल्व करने से हमने निकाले थे। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और आगे एफ एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई बराबर होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो इस तरह से हम एक फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, और उन कंपोनेंट से उस फोर्स को निकाला जा सकता है। लेकिन फर्दर मूव करते हैं। अब हम जो फोर्स है उसको, उसकी वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, जो हमारे पास जो रिजल्टेंट है, जो हमने पीछे ट्रायंगल बनाई थी, इस ट्रायंगल को इस्तेमाल करते वक्त अब पीछे हमने कंपोनेंट से निकाले थे, अब कंपोनेंट से हम रिजल्टेंट निकालते हैं कि रिजल्टेंट को किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ट्रायंगल आपके सामने है, इस ट्रायंगल ओ क्यू पी के अंदर ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है, ये हमारे पास वाई कंपोनेंट है, और ये हमारे पास फोर्स एफ है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसके ऊपर आप जो वो अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट इधर से ये स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट। हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ओ पी के, और बेस किसके इक्वल है, ओ क्यू के, और इस तरह परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, क्यू पी के। तो ओ पी किसके इक्वल है जी, एफ के, ओ पी की जगह पे हम एफ लिख देंगे। इस तरह यहाँ पर ओ क्यू हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स, और पी क्यू आ जाएगा एफ वाई। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया है, ये हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारा रिजल्टेंट है उसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर हमें किसी फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स गिवन है तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए जो उस फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई, अब हम देखते हैं कि हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, और ऊपर वाली जो ट्रायंगल है उसके मुताबिक परपेंडिकुलर इज क्यू पी एंड बेस इज इक्वल टू ओ क्यू, एंड क्यू पी इज इक्वल टू एफ वाई, ओ क्यू इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये फार्मूला, इसके जरिए हम रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इसके जरिए हम रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक हमने ये देखा है कि एक फोर्स को उसके कंपोनेंट में कैसे जो है वो रिजॉल्व किया जाता है, फिर उस कंपोनेंट से जो फोर्स है उसको कैसे मालूम किया जा सकता है। अब हम इन फॉर्मूलाज की मदद से, हमें कोई ड्राइंग जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई गिवन है तो हम सिर्फ कैलकुलेशन को इस्तेमाल करते हुए इस एनालिटिकल मेथड से हम किसी फोर्स के कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं, और किसी फोर्स के कंपोनेंट से जो फोर्स है उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसको जरा प्रैक्टिस करते हैं इस एक क्वेश्चन के जरिए। यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिव्या इज पुलिंग अ बॉक्स ऑन द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। उन्होंने कहा जी कोई जो है ना वो एक बॉक्स को खींच रहा है एक फ्लोर के साथ, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है विद मेकिंग एन एंगल 60, तो उसका हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों कंपोनेंट्स है एफ एक्स और एफ वाई, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमें गिवन क्या, फोर्स एफ इज गिवन 20 न्यूटन, एंगल हमारे पास 60, और एफ एक्स और एफ वाई जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ये उसकी कंडीशन कुछ आपको सामने नजर आ रही है। अब हमने कंपोनेंट्स निकाले, हमें पता है एफ एक्स का फॉर्मूला क्या हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन, कॉस थीटा 60, वैल्यूज को पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा 10 न्यूटन। इस तरह एफ वाई का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो आ जाएगा। अब ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन कंपोनेंट से जो हम रिजल्टेंट फोर्स है वो भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर,
इस फॉर्मूले के अंदर आप सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो फोर्स है वो आ जाएगी, दैट इज 20 न्यूटन। और एंगल निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Fy/Fx। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज 60 डिग्री, जो कि गिवन था। इस तरह हम कंपोनेंट्स अगर गिवन है तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, और अगर एक फोर्स गिवन है तो हम उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो निकाल सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं हम रोटेशनल मोशन पे। अभी तक जो हमने बात की वो लीनियर मोशन की थी, स्ट्रेट लाइन में मोशन थी। अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो लीनियर की बजाय रोटेशनल मोशन में चला जाता है, रोटेट करना शुरू कर देता है अबाउट अ फिक्स पॉइंट। दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्लेंडर है, तो इसके अंदर इस ब्लेंडर के जो ब्लेड्स हैं वो एक पॉइंट पर घूमते हैं, उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। किसी स्पेसशिप का जो उसकी एंटीना होता है, जो उसके ऊपर जो रडार्स वगैरह लगे होते हैं वो भी घूमते हैं, वो भी अपने एक्सिस, उस पॉइंट जहां पर वो घूम रहे होते हैं उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, उस पिवट पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यानी कि ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द कोई बॉडी जो है वो मूव करे। जैसे हमारे घर का फैन है, ये जो फैन है वो अपने सेंट्रल पाइप के गिर्द जो है वो रोटेट करता रहता है, वो जो सेंट्रल पाइप है उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ओके, जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी is the point about which mass is equally distributed in all direction। ये एक ऐसा पॉइंट है किसी बॉडी का। अब इसको समझने के लिए आप यूँ समझिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर सारा मास जो वो डिफरेंट पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट होता है, जो जिसके ऊपर जो मास है वो ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है इक्वली, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो मास है वो हमें एक ही पॉइंट पर लगता हुआ महसूस हो रहा होता है। वैसे तो अगर हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करें तो मास हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। जैसे अगर मैं ये डॉट्स बना रहा हूं तो हर डॉट एक पॉइंट मास को डिफाइन कर रहा होता है, बट इनमें से एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके ऊपर इन तमाम ऑब्जेक्ट का, तमाम जो मास डिस्ट्रीब्यूशन का कलेक्टिव इफेक्ट आ रहा होता है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो असल में वो सेंटर ऑफ मास एक सिंगल लाइन के अंदर, चाहे वो बॉडी पूरी के पूरी रोटेट हो रही हो, लेकिन वो जो सेंटर ऑफ मास है वो उस एक सिंगल लाइन पे मूव कर रहा होता है, जिस सिंगल लाइन के ऊपर वो ऑब्जेक्ट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बेसबॉल बैट है, तो बेसबॉल बैट का मास, सेंटर ऑफ मास जो है ना उसके सेंटर पे होता है। तो जब इसको आप फेंकते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक सिंगल लाइन, एक सिंगल कर्व पाथ को फॉलो कर रहा होता है। इवन दो आप उस बेसबॉल को रोटेट भी करवा दें, पूरा बैट आप देखिए आप रोटेट हो रहा है, बट उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा होता है। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर उसका तमाम जो उस बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस एक पॉइंट के ऊपर अपेरेंटली फील होती है, उसके ऊपर वो जो उसके ऊपर लगती हुई फील हो रही है, जिसकी चारों साइड पर मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है हमारे पास, अब अगर मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक खास पॉइंट को हम फिक्स कर सकते हैं जो पूरे ऑब्जेक्ट के मास को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये कि जब उस पर ग्रेविटी इफेक्ट करेगी तो उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर जो ग्रेविटी लगेगी वो एक्चुअली सारी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसी वजह से हम उस सेंटर ऑफ मास को एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर भी अपीयर करवा सकते हैं, जहां पर उस बॉडी का होल वेट इफेक्ट कर रहा होता है। क्योंकि हमने वेट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वेट असल में क्या होता है, उस मास के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही होती है, जिस फोर्स से उस मास को जमीन अपनी तरफ खींच रही होती है, हम उसको वेट कहते हैं। अगर सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पे सारा मास अपेरेंटली लग रहा है तो उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसी मास के ऊपर ही जमीन की जो कुव्वत है या जो ग्रेविटी है उस पर इफेक्ट करते हुए उसका वेट जो अपेरेंटली वहां पर फील करवा रहा होता है, तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम CG भी लिख सकते हैं।
ओके जी, अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की बात करें। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसके अंदर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होती है, शेप उसकी डिफाइन होती है, उसकी शेप डेफिनेट होती है, एक डिफाइंड शेप होती है, जैसा कि एक सर्कल सफियर है या एक डिस्क है या एक यूनिफॉर्म रॉड है या सिलेंडर है, ये सारी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अमूमन उनके सेंटर्स में होता है, उनका बिल्कुल सेंटर में जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है। बट जब हम बात करें किसी इर्रेगुलर शेप की, किसी अनसिमेट्रिकल शेप की, तो उसके लिए उसको निकालने का तरीकाकार यह है कि आप उस अनइवन या अनसिमेट्रिकल जो ऑब्जेक्ट है उसको डिफरेंट पॉइंट्स पर हैंग करें। मिसाल के तौर पर एक साइकिल है, हम इसका जो सेंटर ऑफ मास अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्बिट्रेरी पोजीशन से इसको लटकाएंगे। फर्ज करें पहले हम इसको यहां से लटकाएंगे, जहां से लटका रहे हैं वहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, फिर आप उसको इस साइड से लटकाएं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये पहले वाला परपेंडिकुलर था, फिर उसके बाद किसी एक और पोजीशन पर रखें, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। तो इस तरह जिस पॉइंट पर वो सारे के सारे जो पॉइंट्स आकर मिल रहे होंगे, कम से कम 3 जगहों से आपने ऐसे इसको लटका कर देखना है, तो जिस पॉइंट पर आके वो सारे के सारे जो परपेंडिकुलर्स हैं जो आपने ड्रॉप किए हैं वो मिल रहे होंगे, वो उस इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास होगा। तो इस तरह आप इर्रेगुलर शेप का सेंटर ऑफ मास जो वो डिटरमिन कर सकते हैं। आप उसको डिफरेंट पॉइंट से लटकाएं और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जिस पॉइंट पर वो सारे के सारे परपेंडिकुलर आपस में मीट कर रहे हो वो पॉइंट उनका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अच्छा जी, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास जरूरी नहीं है कि उसी मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही हो, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। समहाउ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि ये बनाना है तो बनाना का सेंटर ऑफ मास उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर होता है। और इसी तरह अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दें, उसकी लोकेशन पोजीशन चेंज कर दें, उसकी शेप को चेंज कर दें, तो उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये लेग है तो इसके सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है, बट अगर हम इस लेग को फोल्ड कर दें तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो आउटसाइड द मास डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो, वो बाहर भी हो सकता है। और विद द चेंज इन द शेप, विद द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास जो है उसकी लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे स्लेज हैमर है। अब स्लेज हैमर देखने में तो इसकी साइज बहुत बड़ा है और इसके एक साइड पे हैवी ऑब्जेक्ट लगा होता है, तो आपके ख्याल में क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा? नहीं। क्या इसका मास इस हथौड़े के ऊपर होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इससे थोड़ा सा इधर मूव करेगा ताकि दोनों तरफ मास जो है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इस तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ मास है वो आप निकाल सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसका जो बाकी पार्ट रह गया वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।